तो जो जो पिछले दिन देखो बताए हैं वो सब तुम लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, है ना। सबसे पहला नंबर बोलो, ये जो है ये वाला कौन सा आवर्त कहलाएगा? हाँ, पहला आवर्त। ये देख रहे हो, ये जिसमें हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है, पहला आवर्त है। तो पहला आवर्त में अगर पूछा जाएगा कितना तत्व है, तो 2 तत्व, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। इसका कोई विशेष नाम नहीं रखा गया। दूसरा बताओ तो ये दूसरा आवर्त ये हो गया, है ना। तो लिथियम से लेकर के नियॉन तक। तो दूसरा आवर्त को लघु आवर्त का और तीसरा आवर्त को भी लघु आवर्त का, याद रहेगा, कोई दिक्कत? तो दूसरा आवर्त में 8 तत्व देख रहे हो, 2 यहाँ 6 यहाँ पे, तो 8 6 और 2 8। तो 8 तत्व तीसरा आवर्त में और चौथा आवर्त दूसरा आवर्त में भी 8 तत्व और तीसरा आवर्त में भी 8 तत्व। क्या कोई दिक्कत? समझ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीसरा और दूसरा और तीसरा कौन सा आवर्त कहलाएगा? लघु आवर्त। कौन सा? लघु। ये वाला जो है बड़ा बड़ा आवर्त है, चौथा पांचवा बड़ा बड़ा आवर्त है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि इसमें कितना कितना तत्व है, 18 तत्व है। और इसमें कितना कितना तत्व है, इसमें 32 तत्व है। आवर्त का नाम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6, 7, है ना। बस अब ध्यान देना, ये अभी अधूरा है। 7वां आवर्त क्या है? अधूरा है। कहने का अधूरा है क्योंकि जब तत्वों का आविष्कार हो चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग तो यहाँ पे भर सकते हैं, क्योंकि 111 तत्व तो नहीं है, इससे भी ज्यादा तत्वों का आविष्कार हो चुका है। तो ऐसा बोलना कि अभी अधूरा ही है, वो ऐसा सही नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत? हालांकि भर सकते हैं। बात समझ में आ गया? क्या हुआ? हंसी किस बात का रहा है बता तो। जेन से फदक रहा है मतलब उसको आगे बिठा लगे, चल उठो वहां से, तो उठ 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 उठ। तुम बोला है कुछ या नहीं बोला है? चल उठ के आओ तुम आगे, क्या दिक्कत है? नहीं, बीच में नहीं बिठा उसको, एकदम यही किनारे में बिठा। फिर यहाँ दोस्त एक साथ में बैठ जाएगा ना, और दोस्त एक साथ में बैठ जाएगा तो फिर सोच लो वही हाल होगा। अच्छा सुनो यहाँ, तो बताओ पहले आवर्त में कितना तत्व? 2 तत्व। दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में भी 8, चौथे आवर्त में 18, पांचवें आवर्त में 18, छठा में 32 होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 18 जान ही रहे हो, लेकिन इसी से यहाँ से देख रहे हो, इस जगह से, ठीक है, ये निकला है लेंथेनाइड्स। कोई दिक्कत? ठीक। और यहां से ये निकला एक्टिनाइड्स। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे 18 तो टोटल यहां से यहां तक में है, क्या कोई दिक्कत? 18 टोटल यहां से यहां तक में। अब 18 में से एक ये वाला हटा लो, इसके जगह पर कितना आ गया? इसमें 15 को है। कितना है लेंथेनाइड्स में? कितना है? 15। तो कितना हो गया? 17 और प्लस 15 कितना हो गया? 32 हुआ। तो बताओ ये वाला छठा आवर्त में कितना तत्व हो गया? 32। और 7वां आवर्त में भी 32 तत्व हो गया। लेकिन 32 तत्व अट सकता है, लेकिन अभी 32 तत्व फिलहाल के लिए देखने के लिए या कहने के लिए 32 तत्व इसमें नहीं है, इसमें 25 तत्व है। गिन लो, देखो यहाँ पे, यहाँ कितना हो गया? 2, यहाँ पे 15, 15 2 17, 18 19 20 21 22 23 24 25, है ना। 25 तत्व है। अब सबका नाम तो संकेत लिखे नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा लेट लग जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं लिखे हैं। बात समझ में आ गया? अब समझ तो आ जाएगा। चलो उसके बाद देखो आवर्त की संख्या क्या क्या होगा बताओ तो। पहला आवर्त ये, दूसरा आवर्त ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके टोटल यहाँ तक कितना आवर्त है? 18 आवर्त है। कोई दिक्कत? कितना आवर्त है? 18 आवर्त है, ये भी याद रखोगे। चलो उसके बाद क्या, अगर पूछा जाएगा जैसे लिथियम किस आवर्त का तत्व है? हाँ, दूसरे आवर्त का तत्व है। किस वर्ग का तत्व है? हाँ, वर्ग 1 का तत्व है। अच्छा, ऊपर से नीचे में वर्ग बोला जाएगा, आवर्त बोल रहे थे क्या अभी? नहीं, वर्ग बोले हैं। मतलब ऊपर से पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, ऐसे करके 18वां वर्ग तक होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? यहाँ इसमें कोई तरह की का प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए।
अगर पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग की संख्या कितना, 18, आवर्त की संख्या कितना, 7, सबसे छोटा वर्ग कौन, सबसे छोटा आवर्त कौन, पहला आवर्त, सबसे छोटा आवर्त कौन, पहला आवर्त। दो ही तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। चलो लघु आवर्त कौन कौन कहलाएगा, 2 और 3, 3 और 4 नहीं, 2 और 3, इसमें इसमें 2 2 गो 8 8 गो है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, लघु आवर्त। ये दोनों 4 और 5 दीर्घ आवर्त, और ये दोनों का भी नाम नहीं रखा है और इसका भी नाम नहीं रखा है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। चलो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे आगे, इसके बारे में जितना भी विशेषता है, वर्ग की विशेषता और आवर्त की विशेषता, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, समझ गया। ये मेंडलीव के आवर्त सारणी से प्रेरित होकर के बनाया हुआ है। इसमें और उसमें क्या अंतर है, तो मेंडलीव ने बताया था कि जितने भी तत्व हैं उसको अगर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो उसका गुण एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाला तत्व आता है। मतलब समान गुण का आवर्त नियम एक तरह से बताया था कि एक ही प्रकार के गुणों का तत्व कुछ संख्या के बाद आएगा, कुछ निश्चित संख्या के बाद आएगा, ये सब ऐसा बोल दिया था। हाँ, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो ये चीज बोला गया था पहली बार, यानी कि मेंडलीव नहीं बोला था कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के, ठीक, ये चीज बोला था। जबकि इसी से उससे पहले जो न्यूलैंड्स था, न्यूलैंड्स ने सिर्फ बोल दिया था कि 8वां तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है, और यही गड़बड़ी हो गया था उसका। तो मेंडलीव ने जो सजाया था तत्वों को, वो काफी हद तक सही से सजा लिया था, है कि ना, कोई दिक्कत। तो ये चीज तो यहाँ तक तो हम लोगों को पता है। और 8वां तत्व जब सजा लिया, देखो मतलब टोटल जब तत्वों को सजा लिया था, उसके बाद फिर गड़बड़ी कहाँ रह गया था, गड़बड़ी क्या क्या रहा था ये भी बता चुके हैं कि मेंडलीव ने ये नहीं निर्धारित कर पाया था हाइड्रोजन का स्थान, है ना, समझ गया, समस्थानिक का स्थान निर्धारित नहीं कर पाया था। परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, परमाणु संख्या के क्रम में नहीं सजाया था। लेकिन उसके बाद फिर ये मौसले आया, कौन आया था, मौसले। मौसले ने कैथोड किरणों का अध्ययन किया, एक्स किरणों का अध्ययन किया। मतलब कैथोड किरण जब सारे तत्वों के परमाणु के ऊपर डाला, कौन सा किरण, कैथोड किरण, तो कैथोड किरण जब डाला तो जितने भी सारे तत्व पर डाला गया था, तो उससे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, यानी कि अलग अलग आवृत्ति का एक्स किरण निकला था। कौन सा किरण निकला था, एक्स किरण। और एक्स किरण जैसे निकला तो वो अलग अलग तरंग का या वो अलग अलग आवृत्ति का होने के कारण उसका अध्ययन करने के पश्चात ये पता चला कि कोई भी तत्व है तो उसका जो मौलिक गुण है, अधिक मौलिक गुण जो है, वो परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या है। कोई दिक्कत। तो ये मसले ने पहली बार बताया कि परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या अधिक मौलिक गुण है, किसका, तत्व का। तो इसी के आधार पे आगे जब बनाया गया आधुनिक आवर्त सारणी, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया। परमाणु द्रव्यमान नहीं, क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में किसने सजाया था, बाकी सारे ने, है ना। जब से मतलब हाँ, चाहे मेंडलीव हो जाए, ठीक है, मेंडलीव हो जाए या उससे पहले न्यूलैंड्स भी हो जाए, तो न्यूलैंड सब भी क्या किया था, उसी के अनुसार से सजाया होता है ना, ठीक। लेकिन मौसले के आने के बाद, इसके बाद पता चला क्या, इसका परमाणु द्रव्यमान नहीं अधिक मौलिक गुण है, बल्कि परमाणु संख्या मौलिक गुण है, अधिक मौलिक गुण है, और इसके कारण ऐसे करके फिर सजाया गया। तो इससे कई दोष दूर हो गया आवर्त सारणी का, है ना। और इसको आवर्त सारणी का बृहत रूप कहा जाता है। कौन सा रूप कहा जाता है, बृहत, मतलब बड़ा रूप। कोई दिक्कत, तो ये चीज याद रखना, आसानी से ये समझा देगा कि किस किस प्रकार का तत्व कहां पर मौजूद है। अगर कलरफुल अगर टेबल को देखोगे तो उसमें और भी अच्छा से पता चल जाएगा कहां पर धातु है, कहां पे अधातु है, कहां पे उपधातु है ना, ये सारा चीज कहां पे संक्रमण तत्व है वो देखने को मिल जाएगा, किताब में तुम लोगों को देखने मिल जाएगा, है ना। सबसे पहले बता, इसको हम लोग कौन सा तत्व बोलते हैं, कौन सा वर्ग बोलते हैं, पहला वर्ग। इसमें कौन सा तत्व है, तो क्षारीय धातु है, ये क्षारीय धातु है। और ये वाला क्षारीय मृदा धातु, ये वाला क्षारीय मृदा धातु। हालांकि ये दोनों वर्ग क्या है, धातु ही है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन को छोड़ के, इसमें दोष है ना, बताए थे कि हाइड्रोजन का स्थान में दोष है थोड़ा, ठीक है, इसको रखने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, गलती किया है, ठीक। तो ये चीज याद रखना है, बात समझ में आ गया। उसी तरीके से ये वाला भी धातु हो गया, कौन कौन है, देखो हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम और फ्रांसियम। उसी तरह से देख रहे हैं यहाँ पे बेरिलियम से लेकर के नीचे तक आर्य तक है पूरा तत्व।
ठीक है, यहां से लेकर के इधर जो जब तुम लोग देख रहे हो, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रिप्टन है, मैग्नीज है, ठीक है, लोहा, एफी, ठीक है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है, इसी तरीके से और भी तत्व है। एल मतलब क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना। ये वाले ग्रुप को, ये वाले वर्ग को क्या कहा जाता है, हेलोजन वर्ग, बताए थे, हेलोजन वर्ग। हेलोजन वर्ग में कितने तत्व हैं, तो 5 तत्व है। कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। उसके बाद देखो यहाँ पे ये अक्रिय गैस का ग्रुप है, ठीक है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत किसी को, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए हालांकि, ठीक है। तो ये अक्रिय गैस का ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, अक्रिय गैस का। ये सब चीज याद रखना है, ठीक है। ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स है, ये वाला नीचे में जो इतना भी दिखा है, लिखा हुआ है ना, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स। इसके बावजूद भी देखो तुम लोगों को एक चीज और बताए थे कि 1 से लेकर के 92 तक, 1 से लेकर के 92 तक में जहां पे यूरेनियम है, 1 से हाइड्रोजन से लेकर के यूरेनियम तक सारा प्राकृतिक तत्व है, जिसमें 43 और 61 को छोड़कर 43 में जहां जो 43वें स्थान पे बैठा है, जिसका परमाणु संख्या 43 होता है और जिसका परमाणु संख्या 61 होता है, वो दोनों को छोड़ के बाकी सारा तत्व क्या है, प्राकृतिक तत्व है, और बाकी सब संश्लेषित तत्व है। प्राकृतिक तत्व क्या होता है, जो प्रकृति से प्राप्त किया गया है, और संश्लेषित तत्व कौन सा होगा, हाँ, जिसको लैब में बनाया गया है। कोई दिक्कत, हाँ, टेक्नेशियम और एक क्या था, प्रोमेथियम। टेक्नेशियम का 43 और प्रोमेथियम का 61, तो 43 और 61 को हटा के, टेक्नेशियम और प्रोमेथियम को हटा करके 1 से यूरेनियम तक टोटल कितना तत्व हो गया, 90 तत्व। 90 तत्व प्राकृतिक है, और बाकी जितना भी तत्व है, चाहे 128 तुम गिनो, 118 गिनो, 111 गिनो, है ना, कहीं 111 देखने मिलेगा, कहीं 118 देखने मिलेगा, जबकि 128 के आसपास तत्वों का आविष्कार हो चुका है, खोजा जा चुका है। तो याद रखना, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग बात किस चीज का करेंगे, आवर्त सारणी की विशेषता, जिसमें हम लोग वर्ग की विशेषता बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, जानते ही हो। जैसे हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी सारे तत्वों के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम में भी, सोडियम में भी, पोटेशियम में, रुबिडियम, स्कैंडियम और फ्रांसियम, सब में एक एक ही तत्व, एक एक इलेक्ट्रॉन ही होगा बाह्यतम कक्षा में। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होगा। चलो इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, तो बाकी सारे तत्वों के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। चलो अब बताना, अगर इसका कक्षा पूर्ण है, हीलियम का कक्षा अगर पूर्ण है, तो बाकी सारे तत्वों का कक्षा पूर्ण होगा या खाली होगा, पूर्ण होगा। क्या बात समझ में आ गया। इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी सारे के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा, क्या कोई दिक्कत, तो ये चीज याद रखोगे, बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, दूसरा देखो बोला था संयोजकता, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों का संयोजकता समान होता है, किसी भी एक वर्ग के सभी तत्वों का संयोजकता समान होता है, मतलब संयोजकता जितना हाइड्रोजन का उतने संयोजकता सबका है, जितना बेरिलियम का उतना संयोजकता सबका है, जितना यहाँ पे फ्लोरीन का उतने संयोजकता सबका है, जितना यहाँ हीलियम का उतना संयोजकता सबका है। अभी सबका संयोजकता कितना होता है, 0। कितना संयोजकता होता है, 0। इसका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है ना। इसका भी संयोजकता कितना होता है, 1। ये पॉजिटिव में रहेगा, मतलब 1 दे सकता है ये, और ये एक ले सकता है, ये हेलोजन ग्रुप वाला, याद रहेगा। ये सब चीज याद रखना है, और किताब में लिखा हुआ है तो देख के लिख लोगे, सब समझाएंगे, समझना है और अच्छा से लिखना है, ठीक। चलो तीसरा बोला था क्या, परमाणु का आकार या त्रिज्या। अब बताओ, तुम लोगों को बताए थे कि हाइड्रोजन आकार में छोटा होगा, क्योंकि इसके पास देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, और कितना न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक अकेला तत्व, मतलब पूरे जितना तत्व तुम लोग देख रहे हो पीरियोडिक टेबल में, सबों में से केवल एक अकेला तत्व हाइड्रोजन है, जिसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ 1 प्रोटॉन है, और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन घूमता है, याद रहेगा। अब बता, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है, तो बताओ इसका आकार बड़ा होगा, किसका आकार बड़ा होगा, नीचे वाले का आकार बड़ा होगा। अब बता, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन और 3 या 4 न्यूट्रॉन होगा, है ना।
सोडियम के देखो सोडियम के बायतम क्या बोलते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो परमाणु संख्या 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11 और न्यूट्रॉन 12 होगा। इसमें कितना होता है 12, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, तो 23 में से हम लोग कितना घटाएंगे 11, तो बचेगा 12। तब सोचो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं यार, इसमें देखो यहाँ पे कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन और 3 या 4 न्यूट्रॉन होगा। इसमें देखो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ गया? इसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ, अगर पूछा जाएगा कि किसी वर्ग में, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन में रहेगा बढ़ता है, घटता है, और परिवर्तित रहता है, निम्न में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बता दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कम है, सबसे अधिक यहाँ पे होगा फ्रेंसियम में, याद रहेगा, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद देखो क्या बता रहे हैं, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, बताए थे तुम लोगों को, आयनीकृत होने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसे आयनन ऊर्जा कहेंगे। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए आवश्यक बल को ही हाँ आयनन ऊर्जा कहते हैं, या आवश्यक ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और इसी में देखोगे तुम लोगों को बताए थे 3 आयनन ऊर्जा होता है, एक E1 एक E2 एक E3। जब पहली बार जब मान लो किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए उतना ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा ऊर्जा खपत करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ज्यादा ऊर्जा खपत करना पड़ेगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो और ज्यादा ऊर्जा खपत करना पड़ेगा। और यही ऊर्जा को जो खपत करता है, मतलब कोई भी बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन के आकर्षण बल से बंधा हुआ है, क्योंकि जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है किसी परमाणु में उतने प्रोटॉन भी होता है, उतने न्यूट्रॉन भी होता है। तो उतना से ज्यादा न्यूट्रॉन होता है, हालांकि जरूरी नहीं है कि बराबर ही होगा, किसी किसी में बराबर होता है, अक्सर ज्यादा होता है, ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ गया, ठीक। तो ये चीज याद रखना। अब सुनोगे आगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर घटेगा तो आकर्षण बल जो पहले ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर लग रहा था प्रोटॉन के द्वारा, वो अब कम इलेक्ट्रॉन पे ही ज्यादा बल लगने लगेगा, जिसके कारण क्या होता है, ज्यादा आकर्षण बल का फेस करना, ज्यादा आकर्षण बल को फेस करता है कौन, जो इलेक्ट्रॉन है। और अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में और भी ज्यादा दिक्कत होता है। हालांकि ये सब उतना ज्यादा समझने करने का जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए तुम लोगों को, ठीक। तो ये चीज याद रखना। परमाधि क्या बोल रहे थे अभी, हाँ आयनन ऊर्जा क्या होता है, तो यहां पर देखो कहीं ना कहीं दिया होगा, देखो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाते हैं, जिससे नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, ठीक है। और आयनन देखो, और आसानी से परमाणु को इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। देखो ध्यान देना, कोई तत्व का इलेक्ट्रॉन, कोई तत्व का परमाणु इतना बड़ा है और किसी तत्व का परमाणु इतना बड़ा है, दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखना। अब नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, बाहरी कक्षा में क्या घूम रहा है, न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे नाभिक और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये नजदीक में घूम रहा है, और इसमें नाभिक यहाँ है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर में घूम रहा है। बड़ा आकार का परमाणु मतलब क्या, ज्यादा दूर में घूमेगा। अब ज्यादा दूर में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। ज्यादा दूर होने पर आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। क्यों, जैसे चुंबक तुम लोग देखते हो, या विद्युत आकर्षण बल या चुंबकीय बल को देखते हो, तो ज्यादा दूर अगर चुंबक रखोगे तो कम आकर्षण बल लगेगा। अब फ्रेंसियम जैसे है, तो फ्रेंसियम के बाह्यतम कक्षा में तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच तो बहुत कम आकर्षण बल लगेगा, और उस आकर्षण बल को मतलब उसके लिए क्या करना होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, इसके लिए त्यागना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे तुम लोगों को बताए थे ना कि लिथियम से ज्यादा विक्रियाशील कौन है, सोडियम, सोडियम से भी ज्यादा विक्रियाशील कौन है, पोटेशियम, पोटेशियम से भी ज्यादा विक्रियाशील कौन है, रुबिडियम, ये सब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे नीचे आते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके लिए बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसान है। क्या है, आसान है, तो मतलब कम ऊर्जा खपत होगा। अब किसी के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, आसानी से त्याग सकता, मतलब कम में ऊर्जा लगा, ठीक। और इसका आकार छोटा है, तो इसका मतलब कि आकर्षण बल जो ज्यादा लग रहा था उसको तोड़ के फिर बाहर भेजना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पे तो आयनन ऊर्जा का आवश्यकता ज्यादा होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होगा, क्रमशः
घटेगा। इसको ज्यादा आयनन ऊर्जा चाहिए और इसको हाँ कम चाहिए। लेकिन यहां देखो क्या लिखा है, हाँ ठीक तो लिखा है देखो, अतः आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। याद रहेगा, आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। क्यों आयनन ऊर्जा का मान घटेगा, क्योंकि ऊपर में परमाणु का आकार छोटा है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल अधिक है, और आकर्षण बल अगर अधिक है तो उसको हटाने के लिए ज्यादा बल का आवश्यकता होगा। यहाँ ज्यादा बल का आवश्यकता होगा, और यहाँ ज्यादा दूर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, नाभिक में प्रोटॉन, कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा दूर है। अब ज्यादा दूर है तो उसको हटाने के लिए तो ज्यादा एफर्ट लगाना जरूरत नहीं पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए कम ऊर्जा भी काफी है। और कम ऊर्जा के ऐसे अभिक्रिया कर लेता है, बताए थे ना फ्रेंडशियम के बारे में। ठीक, एक तो बहुत महंगा मिलता है, रेयर अर्थ मेटल है ना, बहुत रेयर है, मिलता ही नहीं है जल्दी। इसके बावजूद भी कि अगर लेके आए हो, हवा में जैसे रखा, जल के खत्म अपने आप। सोडियम देखते हो, हवा में तो ज्यादा उतना कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे पानी में डालोगे तो ब्लास्ट करके एकदम पूरा रिएक्ट करता है। पोटेशियम तो ऐसे हवा में ही आग पकड़ जाता है ना, समझ गया। उसी तरीके से ये सब है, और ये सब और ज्यादा विक्रियाशील है, सोच लो। ठीक, तो यही चीजें हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना ये सब के लिए बहुत आसान है, ये सब के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा आयनन ऊर्जा का आवश्यकता होगा, मतलब इसके पास ज्यादा आयनन ऊर्जा है, सबके पास कम आयनन ऊर्जा है। ठीक, चलो उसके बाद क्या है, धातुई गुण। तो धातुई गुण क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर बताए थे, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, बताए थे ना। हाँ, धातुई गुण क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि अभिक्रियाशीलता भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, तो संयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर हाँ आकर्षित करने की परमाणु की क्षमता को हाँ विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और इसमें क्या बोला है कि जब अच्छा, विद्युत ऋणात्मकता किसके लिए हुआ, देखो समझना थोड़ा सा, 1 मिनट बात कर रहे हैं। ये धातु के लिए वो क्या, धातु के लिए क्या बताया, आयनन ऊर्जा। इसके लिए आयनन ऊर्जा नहीं होगा। आयनन ऊर्जा क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का, ग्रहण करने का काम नहीं करता है। तो विद्युत ऋणात्मकता, अगर ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा चाहिए, मान लो कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, उसको खींच के लाना है अपने पास, तो वो आयनन ऊर्जा काम नहीं करेगा। आयनन ऊर्जा का काम है त्याग देना। विद्युत ऋणात्मकता का काम क्या है, ग्रहण करना। अब ये सब तो विद्युत, ये तो ग्रहण करे ना, कोई ना ग्रहण करेगा, ग्रहण कौन करेगा, ये सब। अब ये सब ग्रहण करेगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन, है ना। इसमें से बताए थे कि किसके पास सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होता है, किसके पास सबसे अधिक पावर होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग ग्रहण करने का, फ्लोरीन को, है ना। बताए थे कि फ्लोरीन काफी आसानी से अभिक्रिया कर लेता, मतलब इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता अपनी ओर। उसके बाद क्या, क्लोरीन अगर देखोगे तो क्या करता है, हाँ इससे कम अभिक्रियाशील है, ब्रोमीन कम अभिक्रियाशील है, उससे भी कम आयोडीन, उससे भी कम स्टेटिन, सबसे कम स्टेटिन का। तो सोचो कि अच्छा, क्लोरीन के बारे में बताए थे क्या, कि ये अक्सर जब इसका अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया ऐसे नहीं करता है, इसको धूप में रखना पड़ता है। जब प्रकाश में ले जाते हैं तो ये अभिक्रिया आसानी से करना स्टार्ट कर जाता है। और ये सब का तो और खतरनाक होगा, मतलब सोचो कि बड़ा धीरे 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 अभिक्रिया करेगा। कई बार तो ऐसा होता है, रासायनिक अभिक्रिया कुछ कुछ ऐसा होता है कि आज हम लोग केमिकल मिला के आए हैं, और 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जाओगे तब देखोगे अभिक्रिया हुआ है, उसके बावजूद भी लगेगा कि अभिक्रिया चल ही रहा है। जैसे रस्टिंग, रस्टिंग समझते हो ना, सड़ना, जंग लगना, रे सड़ना नहीं, जंग लगना बोल सकते हो। अब लोहा का सड़ना ही हम लोग बोलते हैं, हाँ, संक्षारण या सड़ना या जंग लगना। तो जंग लगना देखो क्या है, एक क्या तीव्र अभिक्रिया की धीमी अभिक्रिया है, धीमी अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया नहीं है। बहुत दिन के बाद, 10 दिन 15 दिन लग जाता है। कहीं पे छड़ अगर रखोगे छत पे, उसके बाद क्या, उसको ऐसे छोड़ दो तो धीरे 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 5-6 दिन के बाद उसमें देखोगे जंग लगेगा, है ना। उसको तेज करना है तो क्या करना होगा, उसके ऊपर एसिड डाल दो, अम्ल डाल दो, नींबू का रस डाल दो, बैटरी का पानी, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बैटरी वाला पानी, उसको डाल दो, जल्दी अभिक्रिया कर लेगा, जल्दी सड़ जाएगा, है ना। तो यही चीजें हैं। बात समझ में आ गया, किसी तरीके का कोई दिक्कत किसी को अब यहां तक में। चलो तो देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसके लिए कौन सा बल चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। और कोई अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब ऋणायन बनेगा, तो उसके लिए विद्युत ऋणात्मकता चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा आसानी से अभिक्रिया करेगा, और आयनन ऊर्जा जिसका कम होगा, आयनन ऊर्जा जिसका कम होगा वो अधिक क्रियाशील होगा। आयनन ऊर्जा इसका कम है, अधिक क्रियाशील है,
क्योंकि ज्यादा बल लगाना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, रासायनिक क्रियाशीलता क्या है? तो देखो, धातु के लिए ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता बढ़ता है और धातु के लिए ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटता है। अभी तो तुरंत ही बताए थे कि ये कम क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। और यहाँ देखो तो ये ज्यादा क्रियाशील, ये कम क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है। कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक। भौतिक गुण क्या है? तो देखो, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के भौतिक गुण जैसे द्रव्यनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, ये सब ना, ठीक है, क्रमशः घटते जाते हैं, किंतु घनत्व में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ये सब याद रखना। मतलब द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होगा? घटते जाएगा, लेकिन घनत्व बढ़ेगा। घनत्व बढ़ने का कारण क्या है? देखो, घनत्व बढ़ने का कारण क्या है? इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? हाँ, 3 गो। इसके पास 11 गो है। इसके पास पोटेशियम का कितना होता है? 19। सोच लो, है कि ना? बात समझ में आ रहा है यहाँ? तो इसी तरीके से बढ़ेगा ना सब में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अगर बढ़ा तो तुम लोग ये सोचता होगा कि बढ़ा तो क्या हुआ, बड़ा आकार हो जाएगा, है कि ना? ऐसा नहीं है। अब बढ़ेगा, अगर मान लो कि यहाँ पे 51 गो या कुछ भी है, जैसे परमाणु संख्या कितना है इसका, फ्रेंसियम का 87, परमाणु संख्या कितना है? 87। अब 87 इलेक्ट्रॉन है, 87 प्रोटॉन भी होगा। 87 प्रोटॉन और 87 इलेक्ट्रॉन होगा। अब समझो कि 87 इलेक्ट्रॉन और 87 प्रोटॉन जब आकर्षण बल लगाएगा तो ज्यादा खींचेगा कि कम खींचेगा? इसके तुलना में तो ज्यादा खींचेगा ना। ये तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 गो प्रोटॉन। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन। अभी 11 गो मिलकर खींच रहा है और कहीं 87 गो मिलकर खींच रहा है। इसमें तो ज्यादा एक दूसरे को कस के खींचेगा। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, एज्यूम करो, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन हम मेरे तरफ इधर, मतलब मेरा शरीर दोनों हाथ को ऐसे करके खींच रहा है, इधर इधर से भी खींच रहा है, तो दोनों हाथ क्या हो जाएगा? नजदीक आने लगेगा। समझ गया? और नजदीक आएगा तो इसकी इस दबाव के कारण क्या होगा? घनत्व तो अधिक होगा कि घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो यही चीज याद रखना कि द्रव्यनांक, क्वथनांक तो घटता है, लेकिन घनत्व बढ़ेगा। ये चीज याद रहेगा। तो ये कितना विशेषता हुआ? 8 विशेषता या 8 गुण हो गया। किसका? आवर्त का। जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर जाएंगे। अब तुम लोग बताना, बता रहे, इसका परमाणु का आकार बड़ा है कि इसका परमाणु का आकार बड़ा है? रेडॉन का बड़ा है या हीलियम का बड़ा है? आकार किसका बड़ा है, रेडॉन का कि हीलियम का? रेडॉन का। तुम लोग तो दिमाग लगा सकते, एक बार में बोलता तुरंत फटाक से कि रेडॉन का बड़ा है। क्यों? इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसमें बहुत कम है, दो दो को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। अब तुम लोगों से पूछा जाएगा कि किसका घनत्व तो सबसे अधिक होगा? रेडॉन का, क्योंकि बताया ही है ऊपर से नीचे आएंगे तो घनत्व तो बढ़ेगा। द्रव्यनांक, क्वथनांक किसका सबसे अधिक होगा? हीलियम का। इस सब का द्रव्यनांक, क्वथनांक कम होगा, है कि ना? त्रिज्या किसका सबसे बड़ा होगा? रेडॉन का। बात समझ में आया? ठीक। इसमें तो बात ही नहीं करोगे। विद्युत ऋणात्मकता बताओ, अब इस सब में से विद्युत ऋणात्मकता सबसे किसका अधिक है? हाँ, इसका इसका हेलोजन वाले में बात कर रहे हैं, उसमें विद्युत ऋणात्मकता काम करेगा, इसमें इसमें नहीं। ये तो अक्रिय है ना? ये क्या है? अक्रिय है, अभिक्रिया ही नहीं करता है। जो अभिक्रिया करता है उसका ना बात करेंगे क्या? हाँ, जो अभिक्रिया नहीं करेगा। अब जितने हारने का बात किसका होगा? जो लड़ता है। जो लड़ेगा ही नहीं उसका जीतने हारने का बात क्या करना है? यहाँ तो इसका जीतने हारने का बात तो कर ही नहीं रहे हम लोग। क्या बात समझ में आ गया? चलो, अब आवर्त का विशेषता जानते हैं। आवर्त की विशेषता कुछ कुछ अब समझ आ रहा है कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो। देखो, आवर्त की विशेषता में क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जानेंगे हम लोग। संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते किसको हैं बताओ? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते किसको है और संयोजकता किसको कहते हैं? देखो, दोनों अलग अलग है, याद रखना। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग है और संयोजकता अलग है। हाँ, अभी देखो ध्यान देना, 1 मिनट। लिथियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? एक एक एक। इसके बाह्यतम कक्षा में 2, इसके बाह्यतम कक्षा में 3, इसके बाह्यतम कक्षा में 4, इसके बाह्यतम कक्षा 5, 6, 7, इसके बाह्यतम कक्षा में 8। क्या हुआ? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रहा है? जब बायां दाएं, क्या बोलते हैं, बायां से दायां और जा रहे हैं। देखो, इधर बायां है, इस हाथ को क्या बोलोगे? बायां। इस हाथ को क्या बोलोगे? दायां। तो बायां से दायां जब जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा।
संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब आयतन कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन संयोजकता क्या हो रहा है, सुनो अब संयोजकता क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो, इसका संयोजकता 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 3, फिर से वापस आ गया 3। बोले थे कि अगर इसके आयतन कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 को लेगा किसी से। अब यहां तक देखो, यहां तक में क्या था, देने का भाव था। यहां तक में क्या था, देने का भाव था। ये साझा करने का भाव हुआ, इसको इधर लेने का भाव हो गया। और ये कुछ नहीं करेगा, ये चुपचाप बैठे रहेगा, है कि ना। बात समझ में आया। अब समझो यहाँ पे कि यहां से यहां तक में तो क्या हुआ, देने का भाव हुआ, इसमें साझा करने का भाव हुआ, इसमें लेने का भाव हुआ। अब बताना क्या हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं, संयोजकता 1, 2, 3, 4, अब 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। क्या बोल सकते हैं बता तो, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या सुनना बढ़िया से, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक बढ़ता है। जब किसी भी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक बढ़ता है, 1 से 8 तक बढ़ता है। लेकिन संयोजकता क्या होता है, सबसे पहले 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर 4 से 1 तक घटता है। याद रहेगा, पहले 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर 4 से 1 तक घटता है। हो जाएगा, चलो ठीक। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता भी खत्म हो गया। यहाँ पे भी किताब में भी देखो सेम टू सेम वैसे ही दिया। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन की विन्यास दे दिया, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ संयोजकता नीचे वाला में दिया है। तो 2 को बताए। अब बता परमाणु का आकार, परमाणु का आकार थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ोगे अभी, अब कंफ्यूजन में पड़ोगे थोड़ा सा, लेकिन कंफ्यूजन में पढ़ना नहीं है, समझ के निकलना है। यहाँ से देखो, अब बता, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितना, 3 3, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 4 4, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या किसमें 5 5। परमाणु संख्या खाली बोल रहे हैं, जितना भी है, ठीक है, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक। चलो इसका 6 6, इसमें इलेक्ट्रॉन 7 और प्रोटॉन भी 7, इसमें इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन भी 8, इसमें इलेक्ट्रॉन 9, प्रोटॉन भी 9, इसमें इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन भी 10। अब बात करते हैं परमाणु के आकार की या परमाणु की त्रिज्या की। अब देखो, ये हो गया नाभिक, क्या है, नाभिक। इसमें अगर हम लोग लिथियम का बनाएंगे तो इसमें कितना प्रोटॉन होगा, 3 प्रोटॉन होगा। कितना, 3 प्रोटॉन। और इसमें क्या हो गया, पहला कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कोई दिक्कत, ठीक। अभी अगर हम लोग मान लो किसका बना ले, क्लोरीन का, क्लोरीन का नहीं, फ्लोरीन का बना लेते हैं। किसका, ये किसका हो गया, बेरिलियम का, है ना। अरे लिथियम का बना रहे ना, चलो एक और दे दिए, बेरिलियम का बन गया। ठीक, आई वाला किसका बना है अभी, फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक। देखो, क्या परमाणु के आकार में कुछ अंतर दिख रहा है तुम लोगों को देखने के बाद, दोनों तो सेम लग रहा होगा। टोटल 9 गुण होगा, हाँ ठीक, ध्यान रखना, बाह्यतम कक्षा में 7 गो होता है ना। हाँ, अब हुआ 2 2 4 2 6 1 7 और 2 9। कोई दिक्कत, तुम लोग अब बता सकते हो कि इसका आकार बड़ा होगा, किसका आकार बड़ा होगा, बोलो तो। किसका, इसका, इसका, इसका छोटा, इसका बड़ा। इसका नाम भी लिख देते ना, फ्लोरीन। क्या कोई दिक्कत, चलो अब इंटरेस्टिंग चीज जानते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है, इसीलिए बोल रहे हैं। तुम लोग बोला क्या, इसका आकार बड़ा, इसका आकार छोटा, क्यों, दिमाग क्या लगाया, हम लोग बताते, हम बताते दिमाग क्या लगाया होगा तुम लोग ये दिमाग लगाया होगा कि इसमें 3 गो इलेक्ट्रॉन है, 4 गो इलेक्ट्रॉन है, 4 गो प्रोटॉन है, और इसमें 9 गो इलेक्ट्रॉन और 9 गो प्रोटॉन है। जहां 9 गो इलेक्ट्रॉन है, जहां 9 गो प्रोटॉन है, तो बड़ा होबे करेगा, है ना। लेकिन ये दिमाग काम नहीं करेगा। कक्षा कितना है इसमें, 2, इसमें भी कक्षा कितना है, 2। अरे देखो यहाँ पे ऐसे मान लो, क्या बोलेगा, क्या किसका फसल ज्यादा होगा, जिसका खेत ज्यादा है उसका, नहीं, जो ज्यादा फसल लगाए उसका ज्यादा फसल होगा। बात समझ आया है, नहीं, ये सब को समझे में आया। किसका फसल ज्यादा उपजेगा, ये चीज निर्धारण कैसे करेंगे कि कौन ज्यादा फसल लगाया है। जिसका ज्यादा खेत है उसका फसल ज्यादा नहीं होता है, जो ज्यादा फसल लगाया है। किसी का खेत कम ही और वो फसल ज्यादा लगाया है, और किसका खेत बहुत ज्यादा है लेकिन फसल नहीं लगाया है, तो उसका फसल कहां से होगा। बात यही है। इसका देखो खाली खाली कक्षा है,
इसका कक्षा क्या है, खाली खाली है, ये खाली ऐसे आकार में बड़ा हो गया है ना, ये खाली खाली है। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर अंदर में 4 गो प्रोटॉन है और 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 गो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में। अब इसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा कि इसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा? इसमें आकर्षण बल कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन के बीच हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल लगा है। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल लगा है। अब ज्यादा कौन खींचेगा बता? ये एक दूसरे को ज्यादा खींच लेगा। अब ये एक दूसरे को ज्यादा खींचेगा, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन मिलकर के जब 9 प्रोटॉन मिलकर के जब 9 इलेक्ट्रॉन को आपस में खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो पिचक के छोटा हो जाएगा, ये दब के क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ में आया? ये केंद्र जो है, नाभिक जो है, नाभिक से जो प्रोटॉन 9 गो है, 9 प्रोटॉन मिल करके इस 9 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अंदर की ओर खींचेगा। आकर्षण बल होता है, ऋणायन और धनायन के बीच क्या होता है, आकर्षण बल। तो जब अपनी ओर खींचेगा, सब अंदर खिंचाएगा, अंदर खिंचाएगा तो सब अंदर चले जाएगा ना, अंदर दबेगा। अब अंदर दबेगा तो क्या होगा, आकार छोटा रहेगा कि बड़ा होगा, छोटा हो जाएगा। और ये बड़ा रह जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको खींच ही नहीं पा रहा अंदर, ये फुल्ले रह जाएगा, पूरा खुला हुआ रह जाएगा गुब्बारा की तरह। और ये हाँ, इसको ज्यादा यानी कि आकर्षण बल इसमें होगा तो इसीलिए खिंचाव हो जाएगा। अब बताओ तुम लोग, इसका आकार बड़ा कि इसका आकार बड़ा? लिथियम का आकार बड़ा, नियोन का आकार छोटा। कोई दिक्कत? समझ गया? परमाणु में तो अक्सर देखो, परमाणु अब क्यों बोले कि इसका आकार बड़ा होता है इसका छोटा होता है? तुम लोग तो बोलोगे नहीं 9 गो इलेक्ट्रॉन 9 गो प्रोटॉन, ये तो जगह ज्यादा घेरेगा। अरे इसके पास परमाणु में जगह खाली ही रहता है, परमाणु में जगह अक्सर क्या होता है, खाली ही रहता है। रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रारक को जब पढ़ोगे तुम लोग, अल्फा किरणों के प्रकीर्णन को पढ़ोगे तो उसमें देखो बताया होगा कि 90% लगभग क्या होता है, आर पार हो जाता है। 90% किरण क्या होता है, आर पार हो जाता है, मतलब परमाणु से आर पार हो जाता है, मतलब 90% तो खाली ही है। अब 90% अगर खाली है तो 90% में 10 गो और घुस जाएगा इलेक्ट्रॉन। सोचो तो आकार बढ़ाने का क्या जरूरत है? समझ रहे इस चीज को? अगर इस रूम में अगर 100 बच्चा है और अगर 150 बच्चा को बैठने का जगह है इस रूम में, तो हमको रूम बढ़ाने का जरूरत पड़ेगा नहीं, इसी में तो और 50 गुना जाएगा। बात समझ में आया? तो यही चीज यहाँ पे बात कर रहा था, आकार इसका छोटा क्यों इसका बड़ा क्यों, वो पता चला भाई? चलो ठीक। तो अगर पूछा जाएगा कि किसी भी आवर्त में, अरे किसी भी आवर्त का बात कर रहे थे कि अभी आवर्ते का बात कर रहे हैं? अच्छा, आवर्त का बात कर रहे थे, पहले तो वर्ग की बात कर, वर्ग का बात किए थे ना पहले, हाँ आवर्त का बात किए थे, अभी आवर्त का बात कर रहे हैं। आवर्त सारणी में दोनों आ जाता है, वर्ग और आवर्त, लेकिन अभी किसका विशेषता बात कर रहे हैं, आवर्त का। अब बता, आवर्त में किसी आवर्त में, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है, याद रहेगा, परमाणु का आकार घटता है। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, यहां तक समझ गए। परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। देख लो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे पीएम में है ना, लिखा है परमाणु का आकार पीएम में, देखो लिखा है 190 पीएम, 160 पीएम, 143 पीएम, 117 पीएम, 110 पीएम, 104 पीएम, 99 पीएम। क्लोरीन तक आते आते 99 पीएम। देखो यहाँ 100 कितना था, 190 पीएम था, और यहाँ आते आते 99 पीएम हो गया। सोचो कितना घट गया, हो गया ना, आधा हो गया, लगभग लगभग कितना हो गया, आधा यानी कि हो गया। ठीक, बात समझ में आया? चलो यहां तक समझ आ रहा है। अच्छा एक चीज और है, अब तुम लोग ये ना समझ लेना कि ये सोडियम का जो आकार है इससे क्रिप्टन का ज्यादा बड़ा होगा, मतलब इससे छोटा होगा, क्रिप्टन से छोटा नहीं होगा। देखो सबसे बड़ा सोडियम, देखो यहाँ सोडियम और आर्गन में बड़ा कौन, सोडियम। आकार में बड़ा कौन, सोडियम, और छोटा कौन, आर्गन। ये दोनों में छोटा और बड़ा कौन, आर्गन छोटा, क्रिप्टन बड़ा। कोई दिक्कत? मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ, अभी यहाँ पे देखो, अब सबसे बड़ा कौन है, देखो दो हम लोग संबंध निकाले, सोडियम और आर्गन में बड़ा कौन, सोडियम, और आर्गन और क्रिप्टन में बड़ा कौन, क्रिप्टन बड़ा है। लेकिन अब बताओ क्रिप्टन और सोडियम में बड़ा कौन, क्रिप्टन और सोडियम में बड़ा कौन होगा, के आर। कोई बोल रहा है के आर, कोई बोल रहा है, अब देखो दोनों में से तुम लोग में जितना बच्चा है उसमें से एगो बोलेगा के आर, एगो बोलेगा सोडियम, है ना, एगो क्रिप्टन बोलेगा, एगो सोडियम बोलेगा, दोनों में से देखो सही होगा ये। अभी आधार का बात ही नहीं कर रहे, देखो यहाँ पे समझना,
इसमें कक्षा की संख्या कितना? 3। इसमें कक्षा की संख्या कितना? 3। इसमें कक्षा की संख्या कितना? 3। इसमें भी 3 कक्षा है, इसमें भी 3 कक्षा है। तीनों कक्षा में क्या हुआ? जितना इलेक्ट्रॉन, इसमें कम इलेक्ट्रॉन था तो कम आकर्षण बल तो बड़ा हुआ, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा आकर्षण बल तो छोटा हो गया दबा के, है ना। लेकिन इसमें एक कक्षा बढ़ गया, एक कक्षा क्या हो गया? बढ़ गया। अगर कक्षा बढ़े तो आकार बढ़ेगा, मतलब सोडियम से भी बड़ा कौन होगा? क्रिप्टन होगा। याद रहेगा, सोडियम से भी बड़ा कौन होगा? क्रिप्टन। क्योंकि इस बार क्या हुआ, इस बार हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बढ़ाने का बात नहीं कर रहे थे, इस बार कक्षा ही बढ़ गया। एक और बाउंड्री मार दिया, एक और बाउंड्री मार दिया तो स्वाभाविक है कि अचानक बढ़ेगा आकार। बात समझ में आया? ठीक। अच्छा, इसमें कितना कक्षा का अंतर देखो, इसमें हाइड्रोजन के परमाणु कितना कक्षा? एक कक्षा। लिथियम के परमाणु कितना कक्षा? 2 कक्षा। सोडियम के परमाणु कितना कक्षा? 3 कक्षा। पोटेशियम के परमाणु में कितना कक्षा? 4 कक्षा। उसी तरह रुबिडियम में 5 कक्षा। इस सब में किसी का भी बात करेंगे, जैसे एटी में बात करेंगे, किसमें? ये क्या है? एटी, एस्टेटिन। तो एस्टेटिन में कितना कक्षा है? 6 कक्षा है। एकदम आंख कान मूंद के बोल सकते हो, क्योंकि छठा आवर्त का है ना तत्व, छठा आवर्त का तत्व है तो 6 गो कक्षा होगा। रुबिडियम में कितना कक्षा? 6 गो। रुबिडियम ही है ना, रेडॉन है। क्या है? रेडॉन। तो कितना कक्षा? 6 कक्षा। क्या बात समझ आया? चलो, तो परमाणु का आकार समझ में आ गया कि कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। अब देखो धातुई गुण है ना, क्या है? धातुई गुण। तो सबसे पहले तो देखो क्या है, सबसे पहले क्या होगा? यहाँ देखो, यहाँ इधर इधर का बात नहीं करेगा, इधर यहाँ पर देखना, यहाँ पे सबसे पहले इधर क्या? अधातु। ये वाला लाइन में क्या था? मिश्र धातु, उप धातु। पहले अधातु, ये सब क्या है? अधातु। ये सब क्या है? उप धातु। मिश्र धातु नहीं, मिश्र धातु अलग होता है, ये है उप धातु। और ये सब क्या था? नीचे वाला धातु। देखो यहाँ पे समझना, धातु गुण का जब बात कर रहा है तो पहले धातु हुआ, फिर उप धातु हो गया, फिर अधातु हो गया। पहले धातु, उपधातु, अधातु। तो धातु से अधातु बन गया, मतलब धातु गुण घटा के बढ़ा, धातु गुण घट गया ना। तो अगर पूछा जाएगा किसी वर्ग में किसी आवर्त में बायां से दायां जाने पर धातु गुण घटता है, क्योंकि पहले धातु था, बाद में उपधातु हो गया, बाद में उसके बाद फिर अधातु हो गया, मतलब घट गया। क्या हो गया? घट गया। याद रहेगा। चलो, धातु गुण हो गया। आयनन ऊर्जा क्या होता है? आयनन ऊर्जा बोलो। आयनन ऊर्जा क्या होगा? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा घटते हैं, ये स्वाभाविक है, तुम लोग जानते हो आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है? अभी तुरंत तो बताए थे, त्यागने का क्षमता। अब बताओ कि सोडियम आसानी से त्यागेगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो त्याग देगा। इसका देखो तो मैग्नीशियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा आकर्षण बल बनाया हुआ है ना, तो वो त्यागने में तो उसको दिक्कत होगा कि ना थोड़ा। ये आसानी से त्याग सकता है, ये थोड़ा सा मुश्किल से त्यागेगा, इसके आगे और मुश्किल से त्यागेगा, उसके आगे और मुश्किल से त्यागेगा। देख रहे हैं, एल्युमिनियम और मुश्किल से त्यागेगा, है ना, कोई दिक्कत? तो ये चीज याद रखना कि आयनन ऊर्जा क्या होगा। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे देख लेते, थोड़ा सा अगर मिस हो गया होगा तो। बढ़ती है, क्या होता है? अच्छा हाँ, ठीक भी, ये भी बात कर रहे थे, हमको समझाने में भी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ पे इसका आयनन ऊर्जा कम चाहिए, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, अब ये आसानी से तो दे नहीं पाएगा, इससे मुश्किल इसका भी होगा, इससे मुश्किल इसका होगा, है कि ना देना। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो सोडियम आसानी से दे सकता है कि मैग्नीशियम की एल्युमिनियम? आसानी से कौन दे सकता है? सोडियम, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हो गया? एक ही आकर्षण बल किसके बीच में है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक ही आकर्षण बल है, तो उसको तोड़ लेगा तुरंत। लेकिन एल्युमिनियम में तो क्या है? 3 गो आकर्षण बल है। अब आकर्षण बल तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ लगा है, तो उसको तोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। मतलब अगर आयनित होना है, आयनित होना है मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना है, तो इसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए। इसको क्या चाहिए? ज्यादा ऊर्जा। तो ज्यादा ऊर्जा इसके पास आयनन ऊर्जा होगा, तभी तो आयनीकृत होगा ना। और जानते हो रासायनिक विक्रिया में सब भाग लेता है ना, कोई दिक्कत? तो ये चीज याद रखना। तो आयनन ऊर्जा मतलब किसी भी आवर्त में बायां से दायां जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है, कोई दिक्कत? चलो, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? तो देखो लिखा है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। पहले देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेने का भाव कम होता है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका है? ये सब में देखो किसका है? क्लोरीन का।
ई सब में से सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन का। तो आयन विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसका? क्लोरीन का। तो बढ़ता है, लिखा है ना, क्या होता है? बढ़ता है। बात समझ में आया? विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या? किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को लेने का क्षमता किसके पास है? ज्यादा। ज्यादा किसके पास है? इस सब में से किसके पास ज्यादा है? क्लोरीन। इधर तो देने का क्षमता था, है ना, ये तो साझा कर रहा था। अब ये 3 को लेगा लेकिन बड़ा मुश्किल से लेगा, ये 2 को लेगा लेकिन बड़ा मुश्किल से, और ये तुरंत अभिक्रिया कर लेगा। अब वो तो अभिक्रिया करता ही नहीं है ना, कोई दिक्कत? तो ये चीज याद रखना है। बात समझ में आ गया? तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? बढ़ता है। आयनन ऊर्जा क्या होता है? तो बढ़ता है। आयनन ऊर्जा भी बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ता है। ऑक्साइडों के गुण क्या होते हैं? तो देखो, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की प्रकृति प्रबल भास्मिक से घटकर प्रबल अम्लीय होता है। देखो ध्यान देना, सबसे अधिक धातु कौन? सबसे अधिक धातु कौन? अच्छा धातु कौन? सोडियम। सोडियम में भी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में भी सबसे अच्छा धातु गुण किसका है? सोडियम का। सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा अधातु का गुण किसमें है? क्लोरीन में। सबसे अच्छा अधातु का गुण किसमें है? क्लोरीन में। सबसे अच्छा धातु का गुण किसमें है? सोडियम में। तो जो अच्छा धातु वो अच्छा भास्मिक ऑक्साइड बनाएगा। इसका ऑक्साइड सबसे भास्मिक होगा, सोडियम का। और सबसे अम्लीय भास्मिक, सबसे अम्लीय ऑक्साइड किसका होगा? क्लोरीन का। सबसे अम्लीय ऑक्साइड किसका होगा? क्लोरीन का होगा। तो इधर से प्रबल भास्मिक से, प्रबल भास्मिक से दुर्बल भास्मिक होगा, दुर्बल भास्मिक से न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल से फिर क्या होगा? फिर अम्लीय होने लगेगा, दुर्बल अम्ल, फिर धीरे 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 प्रबल अम्ल में बदल जाएगा। मतलब प्रबल भस्म था पहले, फिर दुर्बल भस्म बना, मतलब कमजोर होते गया। पहले पूरा भास्मिक था, धीरे धीरे कमजोर होते 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 क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने पर फिर क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल बन जाएगा। मतलब भस्म से अम्ल बन रहा है। कोई दिक्कत? तो याद रहेगा। चलो यहां तक भी कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? इतना ही इसका गुण था, ऑक्साइडों के गुण। और बाकी तुम लोगों को अगर देखना है तो यहाँ पर देखो, किताब में शॉर्ट में सब कुछ लिख दिया है। कोई दिक्कत? किसमें क्या बढ़ता है, किसमें क्या घटता है, एक बार बढ़िया से पढ़ लेना। सुन लिया? अब देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता या श्रेष्ठता क्या? श्रेष्ठता मतलब क्या? क्या क्या चीजों को सुधारा गया? कोई दिक्कत? तुम लोग ही देख लोगे, इसमें कोई तरह का उतना ज्यादा दिक्कत नहीं। हमको तो लगता है कि हम समझा चुके हैं सब। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी से ज्यादा आसान हो गया है समझना। हाँ, मसले के कारण। अच्छा एक चीज और है, जितना बड़ा बनाया है आवर्त सारणी, जितना बड़ा बनाया है उतना आसान समझना हो जाता है। कोई दिक्कत? वर्गीकरण जितना अच्छा से किया जाए उतना अच्छा से समझना आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये चीज याद रखना। किसी परमाणु के गुणों का अनुमान लगाना कैसे किया जा सकता है, इसको देख लो। ये आधुनिक आवर्त सारणी के दोष, 2 गो दोष है अभी भी, है ना। पहला क्या? हाइड्रोजन का स्थान, और दूसरा हीलियम का स्थान, है ना। देखो हाइड्रोजन का स्थान कहाँ है? इस आवर्त सारणी में भी मेंडलीव की सारणी की भांति हाइड्रोजन का स्थान क्या है? निर्धारित है। मतलब जहां है, देखो मेंडलीव ने जहां उसको रखा था वहीं रखा हुआ है अभी तक भी, उससे हटाया गया नहीं है। अब बताए थे कि यहां जगह क्यों होना चाहिए, और अगर यहां से उठा के रखेगा तो कहां रखाएगा? दूसरा जगह पे। दूसरा जगह पे अगर रखाएगा तो यहां रखाएगा, नहीं बीच में नहीं रखाएगा। अरे इसके साथ ने बोला था कि हेलोजन और हाइड्रोजन में समानता, बताया था कि ना, हेलोजन और हाइड्रोजन में समानता। कहां? कहां बीच में? यहां, इधर कहीं? किस जगह रखा है? इस जगह पे अलग से? कौन सा आवर्त सारणी देखा? कहां? वो अलग से रख दिया, मतलब कोई आवर्त, मतलब इसका मतलब है कि कोई भी किसी भी तत्व के साथ उसको नहीं रखा है, अलग कर दिया। कि तो कोई फेयर हुआ ही नहीं। जैसे लेंथेनाइट एक्टिनाइट इसको अलग कर दिया तो अलग कर दिया तो फिर तो वही हो गया कि उसमें अलग से फिर पढ़ना पड़ेगा, एक तत्व को अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। ठीक, फिर वही वाला हो गया हालत किसका? वो जो डोब्रेनर का त्रिक नियम था, क्योंकि उसने अपने रिसर्च के आधार पर बताया था कि ये तत्व को एक साथ में रखेंगे। अब हम लोग तो उसको भी फिर उतना पढ़ेंगे समझेंगे तब जाने। अच्छा कोई बात नहीं, रख दिया तो रख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन को उठा के यहाँ रख दिया, मतलब अकेले उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा तो भी दोष है, तो भी क्या है? दोष है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कर रहे हैं और उसमें हाइड्रोजन को, एक तत्व को अलग जगह दिए, है कि ना। भोज में अगर तुम बिठाए हो सबको, एक आदमी को अलग पत्तल पे लेके और टेबल कुर्सी लगा के बिठा और पूरा उसका सेवा करो तो सब उठ के भग जाएगा?
घर गांव वाला घर होगा ना, खास करके बेइज्जत करेगा, बोलेगा कि कौन है ये, है कि ना। तुमको ये ज्यादा इज्जत करवाना है तो उधर बगल में घर में अंदर ले जाके इज्जत करो खूब, तुम बीच में कहे इज्जत कर रहे हो इस तरह की, है ना। सबको तुम बदनाम करना चाहते हो क्या, या दिखाना चाहते हो कि हम तुम लोगों के सामने, तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं है कि ना। यही चीज है, फिर भी दोष है। अगर हाइड्रोजन यहाँ बीच में भी अगर रख दिया तो भी क्या है, दोष है। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष क्या था कि हाइड्रोजन को मेंडलीव ने यहाँ रखा, है ना। अब हम लोग क्या करने लगे कि नहीं, मेंडलीव वहां रखा था, ये दोष है तो इसीलिए हटा देते हैं। हटाना दोष का निवारण नहीं है, उसको सही जगह देना दोष का निवारण है ना। कोई दिक्कत, तो अलग रख दिया तो इससे दोष दूर नहीं हो जाता है, उससे तो अच्छा कि वही है कि वहीं रखने दो, कम से कम कुछ तो समानता तो है कि ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो इसमें पता तो है ना, पहला एस ब्लॉक का है, पहला वर्ग में आएगा, बता तो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तुम लोगों को सिखाएंगे तो उसमें भी पता चलेगा क्या कि यहाँ पर ही हाइड्रोजन का स्थान क्यों है। ठीक है, एक अगर अनुसार से देखोगे तो हीलियम का स्थान भी यहाँ हो जाता, इस जगह पर, कहाँ, यहाँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखोगे, बात समझ में आ गया। ठीक, तो ये बात कर रहे हैं। चलो उसके बाद देखो हीलियम का स्थान, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु के साथ होना चाहिए था, लेकिन उत्कृष्ट गैस के साथ इसको रखा है। क्यों, क्योंकि ये भी उत्कृष्ट गैस है। कोई दिक्कत। अब तुम लोगों का भी तुरंत बोले थे कि अगर नियम के अनुसार से चलोगे, अगर हम लोगों को बताया गया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक, ये जो आवर्त सारणी है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया गया है। एक दिन क्लास होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे कैसे किसी तत्व का स्थान निर्धारित किया गया है, कहां कहां रखा है। जैसे यहाँ पे एस आर अगर है ना, या सी ए अगर यहाँ है तो यहाँ ही क्यों है। ठीक है, इसको कैसे जानेंगे कि इस जगह पे किसी तत्व को जान देख के या परमाणु संख्या याद करके कैसे जान जाएंगे कि ये कहाँ होगा। ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब सुनो आगे थोड़ा सा और, तो बताओ आप, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हीलियम का स्थान कहाँ होना चाहिए था, यहाँ बेरिलियम के ऊपर, लेकिन है कहां, अक्रिय गैस के साथ। क्या इसका क्या वर्गीकरण में कोई गड़बड़ी है, नहीं, इसमें वर्गीकरण में कोई गड़बड़ी नहीं है, संगतता में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का इसका नेचर है उसी तरीके का हीलियम का भी नेचर है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी मानेंगे क्योंकि लिथियम सोडियम ये सब क्या है, धातु है, और ये क्या है, अधातु है कि ना। कौन, हाइड्रोजन, किसके बारे में बोल रहे हो कि धातु भी हो सकता है अधातु भी हो सकता है। हाइड्रोजन धातु भी हो सकता है अधातु, अधातु है रे, गैस अवस्था में होता है, अधातु है। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, माइनस तो कभी बनाता भी नहीं जल्दी, प्लस ही बनाता है हमेशा, है कि ना। कोई दिक्कत, तो ये चीज याद रखना है, बात समझ में आ गया। ठीक, तो ये असंगतता तो इसके साथ थोड़ा सा हुआ भी है, लेकिन इसके साथ तो कोई असंगतता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रीजन क्या है कि यहां से यहां क्यों होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है, लेकिन पीरियोडिक टेबल के अनुसार मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर हीलियम को अगर बांटोगे तो इसका स्थान कहाँ होना चाहिए, यहाँ। कोई दिक्कत, गड़बड़ी यही दो गो था, दो गो गड़बड़ी का दो गो गड़बड़ी रह ही गया, ये अभी हटा नहीं, मतलब एक वर्ग, एक गड़बड़ी जो था पहले, हीलियम का स्थान भी तो वहां पे ही था अक्रिय गैस के साथ ही, पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी। अब देखो तुम लोगों को वैज्ञानिक बनाते हैं अब, ठीक है, समझ गया, सच में अभी जितना तक पढ़े हो ना उसका अनुमान लगाना है, अभी सब दिमाग में आ जाएगा। ठीक, पहला देखो यहाँ पे ध्यान देना, किसी वर्ग किसी सारणी की सहायता से, देखो आवर्त सारणी की सहायता से किसी तत्व के परमाणु के गुणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और आवर्त सारणी में तत्व का स्थान जानकर निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। देखो क्या बोला, स्थान जानकर के हम लोग क्या क्या बता सकते हैं। मान लो कि कोई तत्व यहाँ है, इस जगह पर कोई तत्व है, किस जगह पर, सिलिकॉन के नीचे, है ना। अब बताते हैं इसके बारे में, वर्ग संख्या कितना है बताओ तो, इसका वर्ग संख्या बता सकते हैं ना, कौन सा वर्ग है बोलो तो, चौगदमा है, चौगदमा वर्ग, देखो हाँ चौगदमा वर्ग है। ठीक, उसके बाद कौन सा आवर्त है, तो चौथा आवर्त है। वर्ग की संख्या बता सकते हैं, आवर्त की संख्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके जैसा होगा, तो सिलिकॉन के जैसा ही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन बाह्यतम एक सेल इसका बढ़ जाएगा, एक कक्षा इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें कितना कक्षा है, 3 कक्षा, इसमें कितना कक्षा है, 4 कक्षा। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा,
4 इलेक्ट्रॉन ही होगा। पता नहीं हम लोगों को कौन तत्व है, अभी पता है क्या? नहीं, जब तक पीरियोडिक टेबल को नहीं देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कौन तत्व है। लेकिन बता पा रहे हैं कि क्या क्या बता पा रहे हैं? देखो इस तत्व के बारे में क्या बताए, वर्ग संख्या कितना 14, आवर्त संख्या कितना 4, कोई दिक्कत? चलो उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग करेंगे तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन ही बाह्यतम कक्षा में होगा। चलो इसमें सेल की संख्या कितना होगा, तो 3, इसमें 2, इसमें 2 सेल है। कार्बन के परमाणु में कितना सेल होगा, कितना कक्षा होगा, 2। इसमें सिलिकॉन में कितना, 3 कक्षा होगा, इसमें 4 कक्षा होगा। तो अनुमान लगा पा रहे होगे ना? चलो ठीक। उसके बाद क्या, परमाणु संख्या भी बता पाएंगे, कितना परमाणु संख्या होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे कोई तत्व है, अब परमाणु संख्या इसी से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, कितना होगा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे, है ना? परमाणु संख्या का भी पता लग जाएगा, इसमें कोई तरीके का दिक्कत हो जाएगा। कैसे पता लगाए बोलो तो, इसका 14 और प्लस 18 करोगे, 18 और 14 कितना होगा, 32 है इसका। देखो गैलियम Ga, गैलियम का 32, क्योंकि देखो यहां से जब इधर से आएगा तो देखो 18 को जोड़ेंगे ना सेम, और यहां पर जो होगा तो फिर से 18 जोड़ देना, 32 और 18 कितना हो जाएगा, 60 होगा कि 50 होगा, कितना होगा 50। तो इसका परमाणु संख्या 50 है, देखो नीचे में 50 है, कोई दिक्कत? तो ये सब तो अनुमान लगा सकते हो, है? ठीक, SN 50। ठीक, उसके बाद देखो आगे, धातुई और अधातुई गुण भी जान सकते हो ना, बता तो ये सब हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। देखो तो इसमें धातुई गुण होगा, क्या होगा, ये धातुई गुण धीरे 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 क्या हो रहा है, घट रहा है। अच्छा ये बिला, यहाँ पे देखो धातु है, यहाँ पे क्या होगा, इसका 32 से तो बोल रहे थे, 50 बोले थे, इसका नीचे बोला रहे, ध्यान में रहता है। हाँ, अब सुनो आगे। तो देखो हम लोग क्या परमाणु का आकार बता सकते हैं, धातुई और धातुई गुण बता सकते हैं, बोलो तो धातुई गुण है कि अधातुई गुण है, सब बता सकते हैं। परमाणु का आकार बता सकते हैं, बोलो कार्बन से सिलिकॉन से बड़ा होगा कि ना, सिलिकॉन से भी बड़ा होगा, कोई दिक्कत? ये सब से जिंक से छोटा होगा कि ना, कॉपर से छोटा होगा कि ना, क्रिप्टन से बड़ा होगा कि ना, ब्रोमीन से भी बड़ा होगा कि ना, ये सब से तो बड़ा होगा, ये सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तब बता तो, इतना अच्छा से अब जान रहे हो क्या? उसके बाद क्या, परमाणु क्या करोगे, तत्व की क्रियाशीलता क्या होगा, बताओ तो, इधर से बताओ, इधर से इधर क्या होता है, क्रियाशीलता घटता कि बढ़ता है, तो पढ़े ही हो, है कि ना? इतना तो कंप्लीट हो गया कि ना, बताओ। अब हम लोगों के पास कोई भी चीज छूटा नहीं है, आधुनिक आवर्त सारणी का पूरा आज डिटेल से बता चुके हैं, जो पिछले दिन बताए भी थे वो बता दी दोबारा। अब तुम लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? टोटल क्वेश्चन आंसर बना क्या होगे, एक दिन क्लास लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, बस उसके बाद ये केमिस्ट्री खत्म। अगला जो दिया है तुम लोग देखो अपने से कंप्लीट नहीं कर पाओगे, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन